हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ इस वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल पे एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें इनसाइट साथ ही में फोरम आईएएस और विजन आईएएस पे डेली जो हमारे 10 एमसीक्यू जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, जो हमारा डेली करंट अफेयर उनके चैनल पे अपलोड होता है, उनके थ्रू जो है कि ये 10 हमारे करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू को प्रिपेयर करते हैं, जो उनके साइट पे अवेलेबल होता है। उसी को हम जो है कि डेली अपने चैनल के माध्यम से इनसाइट आईएएस के 10 एमसीक्यूज, फोरम आईएएस के 10 एमसीक्यूज और साथ ही साथ में विजन आईएएस के 5 एमसीक्यूज, इनको अपने चैनल पे डेली डेली हम जो है कि अपलोड करेंगे, जिसको जो है कि आप आराम से खाते हुए, पीते हुए, घूमते हुए, कहीं भी बैठे हुए देख सकते हो, जिससे कि आपका जो है कि ये चीजें रिवीजन होती रहेंगी। ये किनके लिए बेनिफिशियल है? तो जो बच्चे हमारे 26 में यूपीएससी में अपीयर होने वाले हैं और साथ ही में जो कुछ बच्चे स्टेट पीसीएस वगैरह का प्रिपरेशन भी करते हैं, वे बच्चे भी देख सकते हैं इन सभी वीडियोस को। उनके लिए भी ये जो है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा पीडीएफ है, इसमें हम जो है कि इनसाइट आईएएस का जो करंट 10 एमसीक्यू है, डेट क्या है हमारा? ये है 19 मई का जो हमारा एमसीक्यू है, इसको देखेंगे। फिर हम फोरम आईएएस का देखेंगे, उसके बाद से विजन आईएएस का। डेट क्या है हमारा? 19 मई, ठीक है? इस बात का ध्यान रहे। फर्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है कि हमारा विच जियोग्राफिकल फीचर इज लोकेटेड नियर द गोलन हाइट्स। आप सभी को पता होगा कि गोलन हाइट्स जो है, एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड है, जॉर्डन, इज़राइल और साथ ही साथ में जो कि सीरिया के आसपास ये लोकेटेड हमारा गोलन हाइट लोकेटेड है। इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है जो हमारा गोलन हाइट्स के नजदीक लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा माउंट हार्मोन। इसको जो कि थोड़ा मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं, जो ऑलरेडी जो है कि इसका आंसर प्रोवाइड किया गया है इनसाइट आईएएस के द्वारा। ये हमारा इजराइल का क्षेत्र है, ठीक है? और ये हमारा सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया और ये लेबनान हो गया। इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, यही हमारा पार्ट क्या है? गोलन हाइट्स है, जिसपे ऑलरेडी क्या हमारा इजराइल का कब्जा है। और इसी के ठीक किनारे से हमारा यहाँ पे जॉर्डन रिवर फ्लो होती है, जो डेड सी में जाके इम्पटी हो जाती है, जिसको सी ऑफ गैलिल भी ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे हमारा ये सिचुएटेड है जियोग्राफिकल फीचर, जिसका नाम क्या है? माउंट हर्मन, ठीक है? ये जो है कि हमारा गोलन हाइट के पास ही सिचुएटेड है। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जेपीसी के बारे में हमारा यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्या है? तीनों के तीनों करेक्ट है। तो मैं तीनों स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। फर्स्ट वन क्या है हमारा? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्टिट्यूटिंग जेपीसी। तो जेपीसी का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा। ये सभी को, आप सभी को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को। नेक्स्ट वन क्या है कि मेंबर ऑफ द जेपीसी इज ड्रॉन एक्सक्लूसिवली फ्रॉम लोकसभा, ठीक है? ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? सॉरी, ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा? गलत होगा। देखिए यहाँ पे क्या है? सेकंड वन क्या है? इनकरेक्ट है। थर्ड वन करेक्ट है और फोर्थ वन क्या है? करेक्ट है। जो करेक्ट है मैं उसी को पढ़ता हूँ। ये ऑलरेडी क्या है? एक तरीके का एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है? एक्सट्रीम वर्ड है, तो आप इसको जो है कि मान सकते हो कि ये गलत होगा। नेक्स्ट वन क्या है? जेपीसी मस्ट सबमिट इस रिपोर्ट 19 डेज अनलेस एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके यूपीएससी के लिए। The strength of the JPC reflects proportional party representation in the parliament। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, सीसीटीएनएस। सीसीटीएनएस के बारे में हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है कि इनकरेक्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? इनकरेक्ट है, ठीक है? तीनों के तीनों इनकरेक्ट है। इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सीसीटीएनएस है क्या। तो ये क्या है? इज एन इनिशिएटिव टू क्रिएट ए comprehensive and integrated system for enhancing the efficiency and the effectiveness of the policing। इससे रिलेटेड हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है हमारा, मतलब पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इससे रिलेटेड है। इसकी क्या? इसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए सीसीटीएनएस को बनाया गया है। इसमें स्टेटमेंट वन क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सीसीटीएनएस डज नॉट यूज एआई एल्गोरिदम फॉर प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग। एआई को यूज नहीं करता है। नेक्स्ट वन क्या है? ये भी इनकरेक्ट है। इसका क्यों? इट डज नॉट ग्रांट डायरेक्ट एक्सेस टू पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड्स टू द जनरल पब्लिक। नेक्स्ट वन क्या है? स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है हमारा? कि मैनुअल रिपोर्टिंग हैज नॉट बीन एंटायरली एलिमिनेटेड।
ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो जाहिर सी बात है इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कोल्ड वेव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है इसमें, पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्या है, ओनली 3 करेक्ट है। जो करेक्ट है मैं उसको पढ़ देता हूँ, बाकी जो इनकरेक्ट है उसको हम जो है कि आंसर से वेरीफाई कर लेंगे। कोल्ड वेव्स आर इंटेंसिफाइड इन रीजन्स विद क्लियर स्काइज एंड कॉल्म विंड्स। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा कोल्ड विंड्स होते हैं, वो जब क्लियर स्काई हो, साथ ही साथ में कॉल मतलब कि शांत हमारी हवाएं हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाता है रीजन में। अब स्टेटमेंट वन क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें देख लेते हैं क्या है, इन हिली रीजन्स कोल्ड वेव कंडीशन आर जनरली डिक्लेयर व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में लास्ट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। तो अगर एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करते हैं तो आप उनको देख भी सकते हैं, इससे भी आपको फायदा ही होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं हम, ठीक है। स्नोफॉल इन द हिमालयस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कोल्ड वेव कंडीशन इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि नॉर्दर्न इंडिया पे इसका इम्पैक्ट होगा अगर स्नोफॉल हिमालयस में होंगे तो। स्टेटमेंट 3 ऑलरेडी करेक्ट है, क्योंकि क्लियर स्काइज एंड द calm winds ड्यूरिंग द विंटर रिड्यूस द क्लाउड कवर एंड द विंड मिक्सिंग। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड द फंक्शन ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जेपीसी के जो पावर्स होते हैं और साथ ही में जो फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है, और पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्या है, ओनली 3 करेक्ट है। ठीक है, 3 करेक्ट है। जो जो करेक्ट है उसको मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। दैट मीन्स की इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हमारा, ये वाला इनकरेक्ट है, बाकी जो है कि करेक्ट है। जो करेक्ट है उसको मैं पढ़ देता हूँ कि जेपीसी कैन एग्जामिन बिल्स पॉलिसीज एंड स्पेसिफिक इश्यूज रिफर टू इट। जेपीसी कैन समन्स डॉक्यूमेंट्स विटनेसेस एंड द एक्सपर्ट्स फॉर इट्स एनालिसिस। इट्स रिकमेंडेशन आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट फॉर द फर्दर डिस्कशंस। 3 के स्टेटमेंट सही हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं। इसमें क्या है, जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि जेपीसी इज एन एडहॉक कमिटी। क्या एक तरीके का एडहॉक कमिटी होता है जेपीसी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, सिग्निफिकेंस के बारे में। इसमें से बताना है कि कौन सा हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ओनली वन क्या है इसमें से इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। वेंट्स मोस्ट यूनिक ऑर्गेनिज्म ऑफरिंग इंसाइट इनटू लाइफ इन एक्सट्रीम कंडीशन। सबको पता होगा जो वेंट्स वगैरह होते हैं, इसमें जो है कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, जो हमको जो है कि वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं कि किस तरीके से उनका जो है कि उस एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, जो स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमको इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। स्टेटमेंट 3 क्या है, करेक्ट है। कि वेंट कंटेन्स इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट मिनरल्स लाइक द कॉपर कोबाल्ट एंड जिंक। सही है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं हम, वेंट्स के, तो क्या होता है, मिनरल डिपॉजिट होते हैं वहां पे। इकोसिस्टम इंसाइट के बारे में बताते हैं, इकोनॉमिकली पोटेंशियली इंपॉर्टेंट होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वेंट्स हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगेस रिवर डॉल्फिन। गंगस रिवर डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दे रखा है, और पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो क्या है, ओनली वन, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के सभी क्या है, गलत है। फर्स्ट वन क्या है हमारा स्टेटमेंट, देखें यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि गंगा रिवर डॉल्फिन इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। क्या है, एंडेंजर्ड है आईयूसीएन लिस्ट में। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। क्यों, द स्पीसीज इज नियरली ब्लाइंड। क्या है, ब्लाइंड एंड रिलाइज ऑन द एको लोकेशन एंड द नॉन विजुअल नेविगेशन। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा गंगस रिवर डॉल्फिन है, क्या होता है, ब्लाइंड होता है, और ये किस चीज को यूज करके जो है कि अपना फर्दर मूवमेंट करते हैं, तो इस मैकेनिज्म का नाम है इकोलोकेशन। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। इट प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि डॉल्फिन इज फाउंड इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, नॉट भूटान। भूटान में जो है कि डॉल्फिन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया, नेपाल और जो है कि बांग्लादेश में बस हमारे डॉल्फिन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस के बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है। क्या है कि फिजिकल प्रूडेंस एम्फेसिस एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक साइकिल्स। इसमें क्या है, वन हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है।
इसके बाद से थर्ड वन क्या है, ये भी सही है कि फिजिकल प्रूडेंस इंक्लूड्स रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट क्या हमारा सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है कि इनकरेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। कि फिजिकल प्रूडेंस डज नॉट डिस्करेज डेब्ट आउटराइट बट फोकसेस ऑन द सस्टेनेबल डेब्ट लेवल। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा अगर इस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम किया गया होता बी में। अब थोड़ा हम फिजिकल प्रूडेंस के बारे में डिफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। डिफिनेशंस क्या होता है इसका, कि फिजिकल प्रूडेंस रिफर्स टू the responsible management of public finances focusing on controlling deficit, maintaining sustainable debt levels and prioritizing productive expenditure। कुछ इनिशिएटिव देख लेते हैं टू अचीव द फिजिकल प्रूडेंस जो आरबीआई के द्वारा है। पहला क्या है इसमें कि स्पेशल स्टेट स्पेसिफिक फिजिकल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन एफआरएल्स हो गए, मॉनिटरिंग ऑफ बजट बोरोइंग, एनकरेज काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसीज। 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन का कुछ रिकमेंडेशंस हैं, डेप्ट कंसोलिडेशन रोड मैप्स है, इंक्रीज कैपिटल एलोकेशंस है और सब्सिडी रेशनलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द लीबिया। वर्ल्ड जियोग्राफी से और साथ ही में मैपिंग से रिलेटेड है। पूछा गया है कि लीबिया जो है कि किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, माली। हम मैपिंग के थ्रू यहाँ देख लेते हैं, तो मैपिंग यहाँ नहीं ऐड किया गया है, लेकिन क्या होता है कि लोकेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ। कैपिटल क्या है, सॉरी कैपिटल नहीं है इसमें, बॉर्डर नेशन की बात करते हैं तो इजिप्ट होगा ईस्ट में, सूडान होगा साउथ ईस्ट में, चाड होगा नॉर्थ साउथ में, नाइजर होगा साउथ वेस्ट में, अल्जीरिया वेस्ट में, ट्यूनिशिया क्या होगा हमारा नॉर्थ वेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द अंडर वाटर केबल्स प्रीफर ओवर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर लार्ज स्केल डाटा ट्रांसफर। क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि पूछा गया है कि जो अंडर वाटर हमारे केबल्स होते हैं इनको क्यों प्रीफर किया जाता है लार्ज स्केल डाटा ट्रांसफर के लिए इंस्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसका रीजन पूछा गया तो क्या होता है कि केबल आर फास्टर मोर कोस्ट एफिशिएंट एंड हैव हायर डाटा कैपेसिटी। इस रीजन से जो है कि हम अंडर वाटर केबल्स को प्रीफर करते हैं लार्ज स्केल डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इनसाइट आईएएस का जो भी हमारा 10 एमसीक्यू था 19 मई का, इसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है कि हम फोरम आईएएस के जो 10th एमसीक्यू है इसको देखेंगे। नाउ फोरम आईएएस के में फोरम आईएएस का जो 10 एमसीक्यू है इसमें फर्स्ट वन क्या है, विद रेफरेंस टू कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट सॉरी मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, बी योर। ठीक है, आंसर क्या है, करेक्ट आंसर बी होगा। बी डेट मीन्स की 1 2 एंड 4 सही है। जो सही है उसको मैं पढ़ देता हूँ। द प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट कलकत्ता पोर्ट विद सितवे पोर्ट इन म्यांमार बाय वे ऑफ बंगाल। सही है स्टेटमेंट, क्योंकि ये कलकत्ता को सितवे पोर्ट से जो कि म्यांमार में सिचुएटेड है उससे कनेक्ट करेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इंक्लूड्स बोथ वाटरवेज एंड द रोड कंपोनेंट्स विद इन म्यांमार टू रीच इंडिया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, क्योंकि जब म्यांमार के सितवे पोर्ट पे जाएगा तो यहाँ से रोड के थ्रू क्या हमारा नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होगा। फोर्थ वन क्या है हमारा, लाओ लॉन्ग तलाई इन मिजोरम इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट इन इंडिया। ठीक है, स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसको देख लेते हैं यहाँ से हम लोग कि द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ग्रांट इन एड स्कीम नोट बाय एडीबी। एडीबी के द्वारा इसको फंड नहीं किया गया, इसको फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि न्यू सेलेडोनिया रिसेंटली सीन इन न्यूज इज क्या है, एक तरीके का ये है हमारा फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा जब वर्ल्ड मैपिंग में जाओगे कि न्यू सेलेडोनिया क्या है हमारा, फ्रेंच ओवरसी टेरिटरी है, कहाँ जो जिसका लोकेशन क्या है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि विद रेफरेंस टू आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स हमारे चार दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स। पूछा गया इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 143 142 जो कि हाल ही में न्यूज में था, क्योंकि आर्टिकल अंडर द आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट ने जो है कि 14 क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है। और 142 के अंदर में क्या होता है, कंप्लीट जस्टिस का जो है कि पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है बी।
बी डेट मीन्स कि 1 एंड 4 क्या है, करेक्ट है। जो करेक्ट है मैं उसको पढ़ देता हूँ। आर्टिकल 143 एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन। क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियर वर्ड में लिखा हुआ है कि एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। फोर्थ वन क्या है, अंदर आर्टिकल 143 टू द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड to tender its opinion if the reference pertains to प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड भी होता है और अनबाउंड भी होता है। अगर वो चाहे तो प्रेसिडेंट को आंसर देने से मना भी कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स की, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है कि उसको प्रेसिडेंट को एडवाइस देना ही पड़ेगा। जो हमारे स्टेटमेंट यहाँ से इनकरेक्ट है उनको देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या था, इनकरेक्ट था, तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन अंदर आर्टिकल 143 इज क्या है, एडवाइजरी नॉट लीगली बाइंडिंग। नेक्स्ट वन क्या है जो इनकरेक्ट है इसमें, कि थ्रू आर्टिकल 143 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट द एक्चुअल डिसीजन टू रेफर इज टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 74(1). नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, पूछा गया इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो क्या है इसका आंसर, ए है, ओनली वन। मतलब कि क्या है, होंडुरास हैज रिसेंटली ओपन एन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया। इसके विषय में थोड़ा सा और यहाँ पे डीप में जाके देख लेते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। Honduras has recently opened an embassy in New Delhi, marking a diplomatic development। एक तरीके क्या है, एक न्यू कंट्री है ये। इसमें देख लेते हैं क्या, Honduras shares land border with Guatemala, El Salvador, निकारागुआ एंड द कोस्ट रिका। ठीक है, इनसे जो है कि ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम ई ड्राइव स्कीम। पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी है। बी डेट मीन्स की 2 एंड 3 करेक्ट है, उसको मैं पढ़ देता हूँ कि द स्कीम प्रोवाइड्स डिमांड इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, एम्बुलेंसेस एंड ट्रक्स। ठीक है, साथ ही में क्या है कि इट इंक्लूड्स ग्रांट फॉर द कैपिटल एसेट्स लाइक द इलेक्ट्रिक बसेस एंड द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है कि 2 स्टेटमेंट्स हमारे पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर में क्या मेंशन है। साथ ही में जो स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। पीएम ई ड्राइव वाज लॉन्च इन 2024। क्या हमारा 2024 में पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इलेक्ट्रिक्स, इसको जो है कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा जो है कि स्टार्ट नहीं किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा पीएम ई ड्राइव स्कीम को जो है कि हमारे लॉन्च किया गया था 2024 में। साथ ही में क्या है, इट्स ऑफर्स डिमांड्स इंसेंटिव फॉर ई2डब्ल्यू, E3W, E-ambulances, E-trucks and others emerging EV types। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्विस्टर्स। ट्विस्टर्स के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। क्या कौन सा करेक्ट है इसमें, इसमें ए करेक्ट है, मतलब ओनली वन। ट्विस्टर्स कॉमनली ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर फ्यूनल शेप टोर्नेडोस form due to the collision of moist warm air and the dry cold air। ठीक है, ट्विस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं हमारे, ये फॉर्म होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। क्यों, किसके कारण, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द मॉइस्ट वार्म एयर्स एंड द ड्राई कोल्ड एयर्स। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द मॉइस्ट वेस्टर्स आर अराउंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको, नॉट द ग्रेट लेक्स, as the gulf provides a large source of moisture, no not low humidity। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलियो। पोलियो के बारे में 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है हमारे, इसमें से पूछा गया है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, 1 एंड 2। पोलियो इज हाईली इन्फेक्टियस वायरल डिजीजेस दैट प्राइमरी अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर द 5 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है कि टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर पोलियो। फर्स्ट वन क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी एंड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। 2 तरीके के वैक्सीन जो है कि हमारे अवेलेबल हैं। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको देख लेते हैं कि इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर पोलियो फ्री इन 2014, 2014। ठीक है, 2014 में जो है कि इंडिया ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है कि पोलियो मुक्त हो चुका है। 2018 में इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजो की बावली। ठीक है, राजो की बावली के बारे में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखा है और साथ ही में जो भी मैं यहाँ करंट अफेयर बता रहा हूँ
ये एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ये सभी के सभी क्या है हमारे 19 तारीख को जो हमारा करंट अफेयर अपलोड हुआ था, तीनों कोचिंग के साइट्स पे उनके थ्रू इसको प्रिपेयर किया गया है कोचिंग के द्वारा, ठीक है। आप इनको अच्छे से जो है कि लास्ट तक देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको जो है कि हर एक चीज़ याद हो जाएँगी। और मैं डेली जो है कि इन तीनों का करंट अफेयर का जो एमसीक्यूज़ है इसको अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें क्या करेक्ट आंसर है? 1, ओनली 1। दैट मीन्स कि क्या है, राजो की बावली इज़ अ 4 टायर्ड स्टेप वेल लोकेटेड इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है। साथ ही में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि बिकॉज इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द लोधी पीरियड, लोधी पीरियड में इसका मैन्युफैक्चर हुआ था, बनाया गया था 1506 एडी में बाय दौलत खान एंड आमिर ऑफ सिकंदर लोधी कोर्ट्स, नोट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑफ अकबर रीजन, ठीक है। इस बावली को बनाया गया था लोधी पीरियड में, दिल्ली सल्तनत के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम। कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम जो हाल ही में न्यूज में था, इसके बारे में पूछा गया है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट कौन सा है? तो क्या है? सी करेक्ट है इसका। डेट मीन कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है इंडिया का, इसके द्वारा जो है कैंपस कॉलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है टू एनहांस जेंडर सेंसिटिविटी एंड एड्रेस साइबर क्राइम्स अमंग द स्टूडेंट्स। द प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद द युवा युवा मंथम, ए यूथ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा लास्ट इसमें करंट अफेयर क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोक अदालत इन इंडिया। लोक अदालत के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है, बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? बी। बी डेट मीन्स कि हमारा इसमें 1 एंड 3 करेक्ट है। मैं उसको पढ़ देता हूँ कि लोक अदालत आर स्टैट्यूटरी बॉडीज constituted under the Legal Service Authority Act 1987 and their awards are enforceable as a civil court decrees। नेक्स्ट इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड वन है। द परमानेंट लोक अदालत डील्स विद द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड कैन रिजॉल्व केसेस इन्वॉल्विंग अमाउंट्स अप टू 1 करोड़। जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें, मैं उसको यहाँ से वेरीफाई कर देता हूँ क्यों इनकरेक्ट है। कि लोक अदालत डू नॉट डील विथ नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस विच आर सीरियस ऑफेंसेस नॉट सब्जेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, लोक अदालत पर जो पावर क्या होता है कि जो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं केसेस, जैसे कि प्रॉपर्टी कुछ समथिंग का विवाद हो गया, उसको जो है कहीं डील कर सकता है। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल नेचर के हैं क्रिमिनल केसेस, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, इनको जो है कि लोक अदालत के अंदर जो है कि डील करने का पावर नहीं होता है। अब इस तरीके से हमने जो है कि फोरम आईज के जो 10 क्यूज थे 19 तारीख को जो अपलोड किया गया था साइट पे, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है कि हम दृष्टि आईएएस के 10 क्यूज को कंप्लीट करेंगे। ना दृष्टि है, इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं, फिर सेकंड में बता दूं आपको कि ये 19 मई के जो क्विज थे, ठीक है, 19 मई को जो क्विज वगैरह थे जो साइट पे अपलोड किया गया था 19/5/2025 को, इसमें 5 थे, 5 को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं 3 यहाँ पे पूछा गया है, इसमें से कौन सा हमारा जो है कि रिवर बेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेस्ट मैचेस द एबो डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन से जो है कि कौन सा रिवर जो है कि इसमें मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए, महादेई रिवर, ठीक है। तो महादेई रिवर के बारे में देख लेते हैं क्या है तीनों स्टेटमेंट। इट ओरिजिनेट्स इन द भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका एंड फ्लोज थ्रू द गोवा, महाराष्ट्र एंड एम्पटीज इनटू द अरबियन सी, ठीक है, अरबियन सी में। दैट मीन्स कि इस तरीके से इंडिया है तो क्या है हमारा? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। साथ ही में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारा भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में इसका ओरिजिन होता है, और ये क्या होता है? गोवा और महाराष्ट्र से होते हुए अरेबियन सी में इम्पटी हो जाती है। इट कनेक्टेड टू द जुआरी रिवर थ्रू द कुंबरजुआ कैनल। कुंबरजुआ जो कैनल है इसके थ्रू जो है कि ये जुआरी रिवर जो कि अगेन जो है कि गोवा की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इसमें जो है कि जाके कनेक्ट होती है। इट इज नोन फॉर द दूध सागर फॉल्स एंड द सलीम अली बर्ड सेंचुरी ऑन द चोवारो आइसलैंड। मादेई जो रिवर है इसी के ऊपर क्या है हमारा? दूध सागर फॉल्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो दूध सागर फॉल्स है किसके ऊपर है? हमारा महादई रिवर के ऊपर है। और साथ ही साथ में क्या हमारा सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है कि चुवारो आइसलैंड, ये सब के सब क्या हमारे महादेई रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं कि वेस्टर्न घाट जो कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा कर्नाटका में है, इसमें जो है कि गोवा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, इस तरीके से जो है कि इसका बेसिन फैला हुआ है इस रिवर का। इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है? कालसा है, भंडूरी है, मापुसा है, रगड़ा है। तो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है वही इंपॉर्टेंट है।
इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, जैसे कि इट कनेक्टेड जुआरी रिवर से कनेक्ट होती है। इट इज नोन फॉर दूध सागर फॉल, दूध सागर जो फॉल है किसके ऊपर, हमारा इसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। साथ ही में सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो है कि इसी से होके पास होती है। ये हाल ही में न्यूज में क्यों था, इसको देख लेते हैं कि रिसेंट स्टडी रिकमेंडिंग द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम महादेव ट्रिब्यूटरीज टू द मलप्रभा रिवर इन कर्नाटका, ठीक है। ये हाल ही में जो है कि रिकमेंड किया गया है इस चीज को लेके, इससे न्यूज में था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो मलप्रभा रिवर है इसके ट्रिब्यूटरी क्या है हमारे, ये कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारा कानकुंभी विलेज से इसका ओरिजिन होता है मलप्रभा रिवर का, इन द वेस्टर्न घाट इन बेलगाम कर्नाटका। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह दे रखे हैं सब, जो हमारे क्या है डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड है, इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट से रिलेटेड है। ये कुछ ना इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं 3। अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बेस्ट मैचेस द एबो डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन से जो है कि कौन सा केमिकल जो है कि बेस्ट मैच खा रहा है। तो फर्स्ट वन क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए वुड एल्कोहल और द वुड स्पिरिट। It is colorless, volatile liquid with a faintly sweet, pungent odor. It is highly toxic to humans, especially if ingested. तो इसके किसके बारे में बताया जा रहा है, मेथनॉल के बारे में बताया जा रहा है। जो भी डिस्क्रिप्शन ऊपर दिया गया था 3 स्टेटमेंट में, ये सभी के सभी किससे रिलेटेड है, हमारे मेथनॉल से रिलेटेड है। मेथनॉल के बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो नोन एज मेथिल एल्कोहल और वुड स्पिरिट, किसको जानते हैं हम लोग, मेथनॉल, ठीक है। मेथनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं, वुड एल्कोहल बोलते हैं और वुड स्पिरिट के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, CH3OH इसका केमिकल फार्मूला होता है। ये क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड विथ ए फैंटली स्वीट पुंगेंट ऑर्डर एंड इज कंप्लीटली मिसिबल विथ वाटर। नेक्स्ट वन, इसमें और कुछ चीजों को देखते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, कि मेथनॉल इज हाईली क्या होता है, टॉक्सिक होता है टू ह्यूमंस स्पेशली इफ इंजेस्टेड। इट ब्रेक्स डाउन इनटू फॉर्मिक एसिड इन द लिवर causing metabolic acidosis and the lowering blood pH। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द निपा वायरस। निपा वायरस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हमारे यहाँ पे 3, और पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा क्या है, डी ऑल द एबव, तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं तीनों को पढ़ देता हूँ। इट इज a zoonotic virus that can separate from animals to humans as well as from humans to human. Fruit bats act as a natural reservoirs of the virus and can transmit it through urine, saliva, and the birthing fluids. Next one क्या है, the WHO has identified Nipah virus as a priority disease and currently there is no available vaccine for it। ठीक है, निपा वायरस को लेके कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट वन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संथाल ट्राइब। संथाल ट्राइब्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखा है हमारे यहाँ पे, और पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मैं इसको पढ़ देता हूँ यहाँ से। दे आर द थर्ड लार्जेस्ट एसटी कम्युनिटी इन इंडिया एबव आफ्टर गोट्स एंड व्हील्स। मतलब फर्स्ट पे क्या है हमारा, गोट से सबसे ज्यादा संख्या में एसटी में, सेकंड पे व्हील से, और थर्ड पे क्या है हमारा, संथाल ट्राइब है। They speak Santhali, a Munda language of the Austro-Asiatic family, written in Olchiki script invented by Pundit Raghunath Murmu. Santhal Hul of 1885, led by the Sindhu and the Kanu Murmu, was launched from the Marang Buru region। कहाँ से, जो मारंग बुरु रीजन है यहीं से जो है कि संथाल हुल को 1885 में जो है कि सिद्धू और कानू के द्वारा, कानू मुर्मू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जो लास्ट है इसका, कि विथ रेफरेंस टू द जनफित अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है, पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ, दोनों को दोनों सही है। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि जनफित अवार्ड इज इंडिया ओल्डेस्ट एंड द हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर conferred annually to the Indian citizens. The award is conferred for exceptional literary works in languages listed in the 8th schedule ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी दिया जाता है इसको, साथ ही साथ में जो 8 शेड्यूल में हमारे जो भी लैंग्वेज मेंशन है, इनमें कोई अच्छा कार्य करता है तो उनको जो है कि जनपद अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। साथ ही में ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जो है कि
जनपद अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसी को, ठीक है? उसका नाम मैं आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। इसके बारे में थोड़ा-सा यहाँ कुछ दिया गया है कि जनपद अवार्ड को कब एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में और पहली बार दिया गया था 1965 में, ठीक है? बाकी कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। साथ ही में यदि आप लोग को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसमें कुछ और जो है कि कोचिंग के एमसीक्यूज़ वगैरह को ऐड करें, जैसे कि हमारा नेक्स्ट आईएएस हो गया, ठीक है? और बाजीराव आईएएस हो गया, इनके भी एमसीक्यूज़ को ऐड करके जो है कि टोटल जो है कि 5 से 6 कोचिंग्स के एमसीक्यू डेली जो है कि हम अपने चैनल पे अपलोड करें। तो आप लोग कमेंट में जो है कि हमें सजेशन दीजिए, हम इस चीज़ को ज़रूर जो है कि अपने आगे आने वाले वीडियो में ऐड करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो को एंड करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।